वो सब वही सारा का सारा शब्दों का सफर जो है वो दो किताबों की शक्ल में भाग 1 और भाग 2 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया। डॉक्टर रामवर सिंह ने उनके बारे में कहा था कि आदमी की जन्म कुंडली बनाना तो सरल है, शब्दों की जन्म कुंडली बनाना बड़ा कठिन है। कैसा पैदा हुए, कब पैदा हुई, यह जानना खोजना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे माहौल में जब पत्रकारिता का भाषा साथ छोड़ रही हो, मुझे खुशी है कि बडनेर करने ये जिम्मा लिया। वे धुन के पक्के हैं। एक मराठी भाषी आदमी ने यह कोश तैयार किया जो हम हिंदी वालों के बीच चुनौती है। ये बड़ा काम अजीत बडनेरकर जी ने किया है, पत्रकारिता से जुड़े हैं और इन दिनों पत्रकारिता पर ही ज्यादा हमले हो रहे हैं, शब्दों को, भाषा को समाप्त करने को लेकर। तो ऐसे में जहां से समाप्ति का जहां आरोप लग रहा है, वहीं से कोई एक व्यक्ति निकल कर आता है और शब्दों की खोज करता है और शब्दों तक पहुंचता है। तो आज के इस सत्र में हमारे साथ अजीत बडनेरकर जी हैं और दो पत्रकार उनके साथ हम चर्चा करेंगे। भोपाल के लिए उनका परिचय देना मुझे लगता है कि वैसे तो बेमानी है, फिर भी चूंकि मैं संचालन में हूँ, मुझे परिचय देना है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री शिव कुमार विवेक जी हैं। वे प्रोफेसर के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और जो मैंने उनके परिचय में जाना कि वर्ष 2021 में पत्रकारिता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले को जो पत्रकारों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है माधवराव सप्रे संग्रहालय में, उसके तहत उनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी 2021 का दिया गया। तो हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे साथ विजय मनोहर तिवारी जी हैं जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, लेकिन पद अपनी तरह से काम करते हैं, व्यक्ति अपनी तरह से काम करता है। तो बहुत सारी किताबें उनके नाम लिखी हुई हैं। वो पीए मौलाना करके एक किताब कोरोना काल पर आई जो काफी चर्चित रही है और कमलेश्वर जी ने संभवतः उनको किसी कहानी में किरदार के रूप में शामिल किया था। जो बिजली के लिए बड़े बांध से डूबे कस्बे की दास्तान थी, जिस पर लाइव कवरेज पर केंद्रित किताब हरसू 30 जून उनकी किताब थी जो बहुत चर्चित हुई। आधी रात का सच, प्रिय पाकिस्तान, एक सादगी की सत्ता का था और राहुल बागोते उनकी किताबें हैं। ये तीनों पत्रकार यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे शब्दों पर, उन शब्दों पर जिन शब्दों की आवश्यकता साहित्य को भी पड़ती है, पत्रकारिता को भी पड़ती है। न केवल शब्दों पर चर्चा बल्कि उन शब्दों के सफर पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इन तीनों पत्रकारों को अजीत बडनेरकर जी, शिव कुमार विवेक जी और विजय मनोहर तिवारी जी। ये सत्र आपके हवाले, आपको अजीत से चर्चा करनी है शब्दों के बारे में, शब्दों के सफर के बारे में। आप तीनों का साथ। शब्दों के किसी बारीक कारीगर पारखी के आगे शब्दों पर बात करने में मुझे लग रहा था कि निशब्द रहना ज्यादा अच्छा था, लेकिन आदेश है कि बोलना है और कुछ सवाल करना है। हम लोग उस परंपरा से आए हैं जहां वाह और वाह, सा और शा का फर्क भी हम लोग बहुत बालिग होने के बाद सीखे। ऐसे में शब्दों पर बात करने की जिम्मेदारी, शब्दों का सफर के बारे में जो जिज्ञासाएं हैं उनको रखने की कदाई किया है। अजीत भाई हम लोगों के साथ अखबार में काम करते रहे और अखबार में उस दौर में हम लोगों ने काम किया जब शब्दों को लेकर बड़ी सतर्कता और सावधानी बरती जाती थी। जहां जिस दौर में अभिभावक ये कहते थे बच्चों से कि अखबार पढ़ो तो तुम्हारी हिंदी सुधरेगी। परिवारों में भाषा के संस्कार का एक माध्यम होता था समाचार और पत्रिकाएं। जाहिर है कि शब्दों के प्रति कितनी संवेदनशीलता, शब्दों के प्रति कितनी सावधानी उस दौर में अखबार में काम करने वाले लोगों को बरतता होगा। ऐसे संस्थानों में
तब एक शब्दकोश हुआ करता था जिसकी तरफ हम लोग बार बार दौड़ा करते थे। एक एक शब्द को लेकर शब्दकोश के पन्ने पलटते थे और उसकी जो हालत होती थी वो बयान नहीं की जा सकती। आज अखबारों के दफ्तरों में शब्दकोश भी गायब हो गए हैं। कहा जाता है कि अपने कंप्यूटर पर डिक्शनरी है उसको खोलकर कंसल्ट करके। ऐसे भी अखबार के दफ्तर हैं जहां लाइब्रेरी उसी तरह खत्म कर दी गई जैसे कभी आक्रांताओं ने पुस्तकालयों को समाप्त किया था, आग लगाई। तब यह कहा गया कि अब लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारा आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध है, आप क्यों ये सारी चीजें सहेज कर रख रहे हैं। तो उस दौर में अजीत भाई शब्दों पर काम कर रहे। शब्दकोश के बाद फिर थिसारस आया। अरविंद कुमार के थिसारस की बहुत चर्चा हुई। हम लोगों ने एक नए चरण, एक भाषा के नए द्वार खुलते हुए देखे। लेकिन अजीत भाई जो काम कर रहे थे वो इन दोनों से भी आगे था। वो शब्दकोश भी नहीं रच रहे थे और थिसारस भी नहीं, वो एक नया काम कर रहे थे। और जब हम लोगों ने अखबार छोड़ दिया उसके बाद भी या अन्य अखबारों में जब हम लोग काम करते रहे, तब जब भी किसी शब्द के बारे में जानने की जरूरत पड़ी तो शब्दकोश से आगे अजीत थे और इन्हें हम लोग गाहे बगाहे दिन हो या रात फोन करके शब्द के बारे में जानकारी देते रहे। और इस तरह से ये हमारे चलते फिरते शब्दकोश थिसारस और उससे आगे जो मैं कह रहा हूं वो सब कुछ के रूप में हमने इनका इस्तेमाल किया है। एक बात और यहाँ मैं भूमिका में कह देना चाहता हूँ कि अभी जो बात हो रही थी कि मराठी भाषी अजीत भाई ने हिंदी में बड़ा काम किया, तो मुझे एक संस्मरण याद आ गया। अभी पिछले सत्र में हम लोग काफी संस्मरण सुन रहे थे, तो मैं भी एक संस्मरण बताने के लिए प्रेरित। भास्कर ने महाराष्ट्र में मराठी में अखबार निकाला, तो एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुना जा रहा कि जितने लोगों के नाम के आगे कर लगा हुआ था उन सबको महाराष्ट्र भेज दिया गया। हमारे प्रांतों से, देशों से, राष्ट्रों से, भाषाओं से सबसे परे जाता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो भाषा के इतिहास पर काम किया है। मैं एक दिन इनसे पूछ रहा था और आज भी मैं आप सबके सामने एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये आपने कौन सा शास्त्र रचा है? क्या इसको भाषा शास्त्र कहेंगे? अजीत भाई यहीं से हम शुरू करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो भाषा शास्त्र की कौन सी शाखा है? धन्यवाद विवेक जी। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि मुझे आमतौर पर भाषा शास्त्री कह दिया जाता है या लिंग्विस्ट कह दिया जाता है, क्योंकि मैं ना भाषा शास्त्री हूँ ना लिंग्विस्ट हूँ, मैं विशुद्ध तौर पर पत्रकार हूँ। और जैसा कि विजय जी अक्सर मजाक करते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप शब्दों के खोजी पत्रकार हैं। तो ये तुलना या ये उपमा जो परिभाषा मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। जहाँ तक भाषा शास्त्र का प्रश्न है, शब्दों का सफर को अगर किसी फ्रेम में हम कसना चाहेंगे तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक टर्म कही जाती है, या उसको ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के तौर पर भी समझाया जाता है। बेसिकली तुलनात्मक भाषा विज्ञान से ये समझ में आता है कि किसी एक भाषा में, मतलब कोई एक भाषा किसी एक खास क्षेत्र में अगर बोली जा रही है तो भाषा का ये स्वभाव नहीं है कि वो विशुद्ध होकर कह रही है। हालांकि सबसे ज्यादा विशुद्धतावाद या शुद्धतावाद हर भाषा प्रेमी बोलता है, कहता है, लेकिन कोई भी भाषा जो है विशुद्ध नहीं होती है अपने आप में। उस भाषा में दुनिया जहान के शब्द जो है वो आते रहते हैं। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान ये देखता है कि मेरी अपनी भाषा में, जबान में कहाँ से किस किस भाषा के शब्द समाये हुए हैं
और हम उसमें उन इलाकों का, उन विदेशी उनके विदेशीपन का उल्लेख किए बिना उन्हें हम उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बरतते हैं जैसे कि वो हमारी रसोई के अंदर जिस तरह से कई सारे डब्बे होते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, किस तरह की आ रही है, और मिलकर के इस तरह की बन जाती है। तो इस तुलनात्मक भाषा विज्ञान के तहत दीवार आती है जो काम शब्दों का सफर में हो रहा है, या जिसे हम शब्द व्युत्पत्ति कहते हैं। लेकिन शब्दों के सफर में सिर्फ शब्द व्युत्पत्ति इसलिए नहीं कि शब्द व्युत्पत्ति तो अमर सिंह ने अमरकोश में भी दी है, लेकिन वो केवल व्युत्पत्ति का उल्लेख है। शब्दों का सफर में किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति, उसका आगमन, उसका उद्गम, उसके साथ साथ उसकी अर्थवत्ता और किस तरीके से उसकी अर्थघटाएं समय के साथ साथ विकसित होती हैं, तो वो पूरा सफर उसके अंदर बताने का मेरा प्रयत्न रहा है। तो एक तरह से ये प्रारूप इससे पहले नहीं था या उसको देख करके हमने ये तय किया, ऐसा नहीं हुआ। मेरी अपनी पत्रकारिता का जो उद्देश्य रहा है या पत्रकारिता का ही जो उद्देश्य है कि 5W के आधार पर काम करना है, तो बस उस एक शब्द को पकड़ करके किसी भी एक तथ्य को जब आप देखते हैं तो 360 पर घूमते हैं। मेरी कोशिश ये रही है और फिर ये अपने आप में फॉर्मेट बन गया और मैंने पाया कि जो भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान हैं उन्होंने भी इस प्रारूप को पसंद किया। विजय जी के पास जाए इसके पहले भी छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। अजित भाई को हम भाषा विज्ञानी, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की शाखा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम भाषा विज्ञानी मानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भाषा शास्त्र नहीं पढ़ा, वो बीकॉम किया उन्होंने। ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ, साइंस पढ़ी और बीकॉम पढ़ी और उसके बाद बायोलॉजी साइंस पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी और आप विशेषज्ञ हो गए भाषा के। तो ये जो स्वाभाविक है कि आपकी रुचि उस तरफ थी, तो आप रुचि के विपरीत विषय पहले पढ़ते रहे या किसी बीच में से आपकी रुचि भाषा के प्रति विकसित होती गई, अखबार के कारण या अन्य कारणों से? वो थोड़ा सा प्रकाश है। मेरी परवरिश जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम छोर पर एक कस्बा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है काजल में आ रहा। अब आज से 40 साल पहले हम लोगों के पास ये कोई ऑप्शन नहीं होता था कि आपको क्या करना है, क्या सोच विचार में करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसी कोई दुनिया होती नहीं। तो मेंडल काटने वाली जो चीज़ थी मुझे पसंद आ गई। यहाँ में मेंडल काटे जाते हैं, मेंडल काटे जाते हैं और उसके जरिए पता पड़ता है कि आदमी के शरीर में क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने सिर्फ साइंस बायोलॉजी इसलिए भी किया था कि मुझे रिसेप्शन करने का मौका मिलेगा। वो पढ़ लिया, उसमें कोई दिलचस्पी बात नहीं रही नहीं, तो और कुछ नहीं करते। बीकॉम मैंने कर दिया। बीकॉम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अर्थशास्त्र पढ़ने में मजा आता था कि क्या चीजें कैसे हो रही है, क्या क्या दुनिया जहाँ का मनी एंड बैंकिंग खास तौर पर। तो बीकॉम कर लिया, उसमें मजा नहीं आया क्योंकि उसमें अकाउंटेंसी वगैरह जब मेरा सबका पढ़ा तो गणित मेरे बस का था नहीं, तो उसको भी छोड़ दिया। तो ले लेकर के राजगढ़ में फिर एक ही चीज थी कि अब आप MA कर लो। MA करने में मुझे फायदा इस बात नजर आया, मेरी दिलचस्पी तो थी, घर में साइंटिफिक माहौल था कि MA में प्रीवियस में और फाइनल में मैं अकेला ही स्टूडेंट था। प्रीवियस में जब मैंने एडमिशन जब लिया तो लंबा थोड़ा स्टाफ था। प्रोफेसर S.K. वर्मा जिन्होंने भूमिका भी की है मेरी साथ, वो बड़े सीनियर और बड़े ज्ञानोदय जैसी परिस्थिति में उस वक्त उनकी कहानियाँ छपती थी संसार के जमाने में। तो बड़ा नाम वो प्रिंसिपल थे उस वक्त। मुझे उनका साहचर्य मिला। डॉक्टर प्रेमचंद्र रघुवंशी उन्होंने मुझे पढ़ाया। राजगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर बीमार भी पढ़ा चुके हैं, प्रोफेसर देवताले चंद्रकांत देवताले भी राजगढ़ कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। तो मुझे ये खुशी थी कि पूरी जो हिंदी की समृद्ध लाइब्रेरी जो थी वो मेरी अपनी हो गई। प्रीवियस में अगर मैं था तो फाइनल में भी मैं ही होना था, तो मैंने जो है तय किया कि मुझे हिंदी में ही होना चाहिए। ये जी और मेरा जो भोपाल आना हुआ और बीच में जी का यहाँ बैठना हुआ, तो हम दोनों योगेश जी और हम नई दुनिया से निकले हुए थे। 90 के दशक की शुरुआत में मैंने नई दुनिया ज्वाइन किया था
तो वहाँ शब्दों के प्रति इतनी सावधानी का एक परंपरा और संस्कार था कि हरदर हल्ली दौड़ते दौड़ा देवे दौड़ा जो प्रधानमंत्री बने भारत के, तो इनका नाम अगर अखबार में हम हेडलाइन में या सब हेडिंग में या इंट्रो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कई अखबार उनको देव दौड़ा लिखते थे, कई देवे दौड़ा लिखते थे, ऐसे अलग अलग तरह के हिंदी में प्रचलन था। तो नई दुनिया का एक संस्कार यह था कि एक जैसा ही जाए, क्योंकि हिंदी भी हमारे रीडर सीखते हैं, हमारे पाठक जो हैं वो अखबार पढ़कर हिंदी सीखते हैं। ये संस्कार नई दुनिया का दिया हुआ था। विवेक जी ने बात की, कश्मीर को काश्मीर लिखते हैं, कई कश्मीर लिखते थे, तो कैसा हमारा चलन क्या होगा, ये एक मार्गदर्शिका थी। और बाकायदा उस पर एक नोटशीट जैसी चलती थी जिस पर हर एक डेस्क पर बैठा हुआ या रिपोर्टर उस पर सिग्नेचर करता था कि आज से हम अखबार में देवे गौड़ा ही लिखेंगे। उसके पहले कुछ भी चल रहा था, कभी किसी के मन में जो आया जहां से जैसा। तो ऐसे एक सावधान भाषा के प्रति, शब्दों के प्रति संस्कार से निकले हुए हम लोग, मैं 2006 में भोपाल आया और दैनिक भास्कर में आया, तो उस समय अजीत जी बहुत सारे एडिटोरियल में बड़ी टीम काम करती है। तो हमको ये पता चला कि यहाँ कोई ऐसे हैं जो शब्दों पर इस तरह से काम करते हैं, लेकिन यहाँ हमने वैसा संस्कार इस अखबार में नहीं देखा कि कोई शब्दों के प्रति कोई सजगता हो। कुछ व्यक्तिगत तौर पर भाषा के प्रति सजग और शब्दों के प्रति सावधान कुछ संपादक हो सकते थे। अभी अभिलाष जी यहाँ बैठे हैं जो इस बात पर अंडरलाइन करते थे कि यार ये गलत जा रहा है, अजीत जी से पूछो कि सही क्या है। तो हमारे लिए शब्दकोश को, नई दुनिया में शब्दकोश कई तरह के रखे रहते थे। किसी शब्द पर कोई अटका, किसी खबर में कोई इस्तेमाल होना है तो हम उस शब्दकोश में चले जाते थे और देख के उसको करेक्ट कर देते थे। यहाँ ऐसा कोई शब्दकोश किसी टेबल पर या लाइब्रेरी में नहीं था, क्योंकि कोई लाइब्रेरी ही नहीं। अजीत जी, अब मुझे एक किस्सा याद आता है। मौलाना अब्दुल करीम फारिग थे, पद्म विभूषण, उनके साथ बैठकर मैंने कुरान 2 बार पूरा पढ़ा था। और उन्होंने मुझे पहली बार ये बताया कि जिसको हम नमाज कहते हैं, 5 वक्त की जो प्रेयर है मुसलमानों की मस्जिद में, ये मूल अरबी में नमाज कोई शब्द ही नहीं। ये मेरा पहला साबका था शब्द के प्रति। उसकी कोई यात्रा भी होती है शब्द की, और उसका अपना कोई पुरातत्व भी होता है, उसका कोई इतिहास भी होता है। उन्होंने कहा कि अरबी में जो 5 वक्त की प्रेयर है, इसके लिए जो शब्द है वो सलात है। नमाज संस्कृत से निकले हुए नम से बना है, नम धातु से, जिसका पहले ही वॉल्यूम में जो शब्दों के सफर का राजकमल से प्रकाशित हुआ उसमें आया। तो मेरे लिए ये इनसे मिलना एक अलग तरह का एक अनुभव मैं ले गया कि शब्दों का भी कोई ऐसा एक कोई मेटल डिटेक्टर की तरह है, कोई शब्दों का भी कोई ऐसा एक मीटर है जिसपे हम जाएंगे तो उसकी कोई आइडियोलॉजी पूरी सामने आ जाएगी कि कोई शब्द किस भाषा में कहां से घूमता हुआ आपकी जुबान तक आया है और उसके अर्थ भी कैसे कैसे बदलते चले गए। तो ये मेरे लिए इनसे मिलना एक बड़ा एक रोचक अनुभव रहा। मैं पूछना इनसे ये चाहूंगा, वो आप सबके भी मन में होनी चाहिए वो बात, कि अखबारों में जहां भाषा को भ्रष्ट करने का एक बड़ा तोहमत अखबारों के ऊपर है, टेलीविजन आया तो फिर उसके ऊपर भी ये है कि उन्होंने कैसे भाषा को समृद्ध भी किया है लेकिन भ्रष्ट भी किया है। और अखबार के दफ्तरों में तो ये सावधानी ही गायब हो गई कि किसी शब्द का प्रयोग हमें करना कैसे। हिंदी के अखबारों की बात करना, तो अखबार में रहते हुए ऐसा काम करना जो अखबार की प्रकृति से ही मेल नहीं खाता। आप 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं खबरों पर, लेकिन आपकी एक चेतना का हिस्सा लगा हुआ है किसी शब्दों के सफर में, उसके अर्थों में नहीं, उसकी व्युत्पत्ति में, उसकी आइडियोलॉजी में। तो महाराज ये आप अखबार के दफ्तर में जो बिल्कुल ही कंट्रास्ट है आपके स्वभाव के प्रति, उसका कोई मेल ही नहीं। तो एक अखबार में काम करते हुए या चैनलों में भी आपने काम किया, उसमें काम करते हुए ये इस सफर का इतना जारी रहना कि अभी 4था खंड पे काम चल रहा है। पहला खंड 10 साल 11 साल पहले आया था उसका। तो ये अखबार के दफ्तरों में ये जहाँ की बिल्कुल वैचारिक माहौल है इसके लिए। अगर आप किसी साहित्य की विधा में काम कर रहे हैं लेकिन साहित्यिक पेज पे नहीं है, आप खबरों पर है डेली, तो ये आपके नेचर के प्रतिकूल है। और वहाँ जो दुनिया वहाँ अखबारों की काम करती है, जिस तरह के लोग वहाँ काम करते हैं, माफ करना उनमें से बहुत लोग पसंद ही नहीं करते हैं कि आप किसी ऐसी विधा में काम कर रहे हैं या खबरों में रहते हुए। वो ये मानते हैं कि खबरों के प्रति आप न्याय नहीं करेंगे अगर आप इस तरह की कहानी लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं।
लेकिन ये काम तो आपका बिल्कुल ही एक अलग श्रेणी का था, जहां कोई देश के मायने नहीं थे, जहां समय की कोई सीमा नहीं थी। आपके शब्दों में आपका सदियों के सफर तय किए, कोई कहाँ पैदा हुआ और कहाँ किसके हाथ में अलमारी यहाँ तो ये आप अखबार के दफ्तर में रहते ये साधना आपकी चली कैसे और कुछ कटु अनुभव जरूर सुनाई। शुरुआत तो मैंने जैसा बताया कि राजगढ़ डिग्री कॉलेज की पूरी लाइब्रेरी यही थी, तो वहीं से ये चीज पढ़ गया था, कहाँ से क्या हो रहा है, शब्दों की जो यात्राएं हैं। एक मूल स्वभाव होता है मनुष्य का कि हम पत्रकारिता में अपने इसको भूल चुके हैं, लेकिन सहज जिज्ञासु होना ये मनुष्य का स्वभाव है। और सबसे ज्यादा हम बायोलॉजी की जो बात करते हैं कि ये कहाँ से आया, और बच्चा जो बोलता है कि क्या वो बच्चा जब बोलना चाहता है तो वो ता बोलता है, ये ता है। तो ये बच्चे में तक ये जिज्ञासा होती है कि वो हर चीज को पूछ के आपको परेशान कर लेता है। जब आप अपने परिवेश के बारे में जानते हैं तो निश्चित ही आप जिज्ञासु होते हैं उसके प्रति। अब जहां तक आपका जो प्रश्न है, आप तीर जहां पहुंच रहा है, अखबार में पत्रकारिता में जब मैं आया और अखबार में खासतौर पर 10 साल हमारा टाइम्स में बिता चुकने के बाद, जैसे आपके नई दुनिया के अनुभव रहे हैं, मेरी भी शुरुआत में एक तरह से नई दुनिया से ही मानता हूँ। जब राजेंद्र मान संपादक हुआ करते तो लेटर को एडिटर हम लोग लिखा करते थे। नव भारत टाइम्स में राजेंद्र महापुर ने एक पहली पुस्तिका का बनाई हुई थी, और जॉर्डन को वो योगदान, आज भी योगदान बोलते हैं, जॉर्डेनियन जो है वो योगदान बोलते हैं। योगदान हमसे कहा जाता है कि आप योगदान लिखिए, और दुनिया उनको जॉर्डन लिखती थी, आज भी जॉर्डन ही चल रहा है। आमतौर पर इस किस्म की पहल जब भी की जाती है उसको शुद्धतावाद समझ लिया जाता है, और इस पर ये समझ लेंगे कि जिसे हम जॉर्डन कह रहे हैं वो असल में योगदान क्यों है। वो यज्ञ को यज्ञ बोल लेंगे, यहाँ पर यह और जग का अंतर उनको परेशान नहीं करता है, लेकिन योगदान के लोग योगदान अगर अपने को बोल रहे हैं तो वो अंग्रेजी के हिसाब से जॉर्डन बोलना ही ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये अगर आप लोग को समझा रहे हैं तो वो या तो रेस्पेक्ट थोड़ा सा होगा तो आपकी बात सुन लेंगे, वरना वो आपका कंधा दबाते हुए चाय सिगरेट पानी दीजिए उसके लिए आपको ले चलेंगे, थोड़ी यार भाषा मतलब उनके लिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो भाषा को चेरी कहते हैं, यानी भाषा को सम्मान से वो भी नहीं देख रहे हैं। भाषा इनकी चेरी है या भाषा उनकी चेरी, यही हम लोगों ने पढ़ा है इरादा जी से लेकर दुनिया जहां के जितने भी बड़े लोग हैं। इरादा जी खुद नहीं कह रहे कि भाषा मेरी दासी है या भाषा मेरी से भी कहा है, ये आलोचक लिख रहे हैं कि भाषा उनकी चेरी थी। लेकिन ऐसा कहते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि आप भाषा को सरस्वती कहते हैं तो सरस्वती का दर्जा जो है वो माता है। पहली जो चीज आपको मिल रही है, एक शिशु का परिचय दुर्गा से नहीं हो रहा है, एक शिशु का परिचय सरस्वती से ही हो रहा है। सरस्वती कौन है? वो उसकी मां है जो उसे अपनी जबान दे रही है। तो अखबारों की जो जिम्मेदारी है इसी रूप में है, जो आप फीडिंग कराने वाली मां होती है, उससे ऊपर उठने के बाद जब परिनिष्ठित भाषा से, साहित्यिक भाषा से या बोलचाल की भाषा से ऊपर हर समाज में जो भाषा बोली जाती है उसकी शिक्षा जो है आपको अखबार से मिलती है, और ये परंपरा रही थी। ये चीज जो है जब हम भोपाल में आए और भोपाल में आने के बाद जो मैंने 12 साल गुजारे हैं पत्रकारिता में रहते हुए, उस दौर को बदलते हुए मैंने देखा। अब कठोर अनुभव की जहां आपने बात की तो ये थोड़ी सी एक छिड़ देने वाली बात होगी, क्योंकि अनजाने में व्यक्तियों के नाम ऊपर आ सकते हैं। उस चीज पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के गुजरे हुए जो 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों में पत्रकारिता के उस प्रभाव को हम देख रहे हैं खासतौर पर। और आपको ये जानकर के हैरानी नहीं होगी कि हम पत्रकारिता के जिस प्रभाव की बात कर रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर तथ्यों से जुड़ी हुई बातें या फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, दुनिया जहां की फैक्ट चेकिंग हो रही है, वो सब है, इस पर बात हो रही है। पत्रकारिता को सबसे ज्यादा अगर कोसा जाता रहा है तो वो भाषा के को लेकर ही कोसा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके घर में जब कोई बड़ा मेहमान कोई आता है और बच्चे को जब कहा जाता है कि इन्हें नमस्ते करना है या इन्हें कोई कुछ आता है कि अपना परिचय देते, तो उस बच्चे की भाषा से ही संस्कार
का पता बनता है, या उसको कितना संस्कार दिया गया है, माँ बाप का कंट्रोल है या नहीं है, या श और स का वो अगर नहीं कर रहा है उस तरीके से वो बोल रहा है, तो सबसे ज्यादा तो भाषा को लेकर के ही अल्लाह किया जाता है। और यही अल्लाह जो है वो पत्रकारिता में भी भाषा को लेकर ही किया जाता है। खबर अच्छी लिखी है नहीं लिखी है, तथ्य पूरे है नहीं है, ये बाद में पता पड़ेगा, लेकिन शीर्षक में अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, उस व्यक्ति विशेष के नाम के साथ आपने कुछ गलत उच्चारण उसका लिखा है, तो वो स्वयं नहीं लिखता है, तो उसको सबसे ज्यादा खराब लगेगा। सब हेडिंग में आपने कोई वाक्य अधूरा छोड़ दिया है, रोकने की गलती है, तो इस किस्म की जो चीजें हैं उन्हीं को लेकर के सबसे ज्यादा पत्रकारिता की आलोचना की जाती है। जब आपकी भाषा सही होगी उसके बाद वो तथ्यों तक भी पहुंचेगा, और वो आलोचना भी उसकी बाद में शुरू होगी, सबसे ज्यादा यहाँ से शुरू होगी। प्रभु जोशी का एक बड़ा चर्चित लेख है, वो इंटरनेट पर भी होगा। उन्होंने भाषा को भ्रष्ट करने के लिए अखबार को काफी दोषी माना, हिंदी में खासकर। एक श्रृंखला उन्होंने लिखी थी भाषा के भ्रष्टाचार के। तो आपका इतना लंबा समय अखबार में गुजरा, आपका क्या अनुभव है? क्या भाषा को भ्रष्ट करने में अखबारों का क्या रोल रहा है? सन 2000 में 24 घंटे की न्यूज चैनल आने के बाद में जो पूरी एक तूफान सा चला है, तो उसने भाषा को वाकई कोई समृद्धि दी है या वाकई भ्रष्ट किया है? क्योंकि आप 70 के दशक की अगर ऋषिकेश मुखर्जी की, शक्ति सामंत की, विमल रॉय की अगर फिल्में देखेंगे, तो उस समय की जो सिनेमा था, सिनेमा में जो गीत थे, जो सात्विक संगीत था, तो कमोबेश वैसे ही अखबार में आप देखेंगे तो वही संस्कार आपको पढ़ने में नजर आएगा जो आपको दृश्य माध्यम में, जो केवल सिनेमा था उस समय, नजर आता था। लेकिन टेलीविजन आने के बाद में और पूरी ये जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदली और अब तो पूरा डिजिटल में हम चले गए हैं, तो भाषा को भ्रष्ट करने में इन माध्यमों का कोई योगदान वाकई होता है, या अगर ये दरवाजे खुल गए हैं और ये तूफान फिर मचा हुआ है 24 घंटे के चैनल और सिनेमा और ये पूरा जो तकनीक ने जो असर डाला है, तो भाषा उससे कुछ नया सीख रही है, नए रूप कर रही है, समृद्ध हो रही है, या भ्रष्ट होना चाहिए आप? विजय जी, माध्यम का उतना बड़ा दोष नहीं है जितना बड़ा दोष पत्रकारों को चुनने की प्रणाली है। पिछले 20 वर्षों में पहले तो पत्रकार आते थे, मैं पत्रकारिता में जाके हुआ, तब उस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आपके पास किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कोई डिग्री होनी चाहिए या पत्रकारिता का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा पत्रकारिता भी लगभग उसी तरह की चीज है जैसे कि आप कोई गायक होता है या कोई कलाकार होता है, एक उसके भीतर एक जीन्स होते हैं, उसकी कोई एक अभिरुचि बचपन से होती है या घर के परिवेश से डेवलप होती है। पत्रकारिता में इसी जमाने में साहित्य के अच्छे जो अभ्यास थे, जिन्हें की साहित्य पढ़ने की दिलचस्पी थी, वो जो ट्रेंड खत्म हो गया है। पत्रकारिता पढ़ाने वाले, पत्रकारिता सिखाने वाले जो संस्थान जो हैं, उन्होंने भाषा का कोई विषय रखा ही नहीं है जिससे कि ये तय हो पाए कि ये व्यक्ति सही भाषा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। पहली चीज। उसी से दूसरी चीज मिल जाती है कि पुस्तकों को पढ़ने की आदत उनकी नहीं रही है। आपके हमारे जमाने में हम लोग जो मिलता जो भी हमें मिल जाता था वो पढ़ते थे। राजगढ़ जहाँ मैं रहता हूँ, राजगढ़ जी 3 बजे नई दुनिया आता था इंदौर से, दोपहर को 3 बजे नई दुनिया आया करता था और हम लाइब्रेरी में बैठते थे तब तक। हर घर में आता था, ये भी जरूरी नहीं, सार्वजनिक जगहों पर ही आता था। 3 बजे हम वो अखबार पढ़ते थे और हमारी अभिरुचि साहित्यिक रही। अखबार की फ्रंट न्यूज क्या है उसमें दिलचस्पी कम होती थी, उसके मैगजीन सेक्शन में हमारी दिलचस्पी होती थी, तो वो मैगजीन सेक्शन चूंकि कुछ करके निकलते थे। इसके बाद जो है वो आप उसमें शिरकत कर सकते थे, आप अपनी कविता कहानी जो भी आप अगर आपकी अभिरुचि है तो आप लिखते थे। एक व्यक्ति जिसको कि भविष्य में रोजगार के संदर्भ में किन किन क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाना है, ये उस वक्त अभ्यास जो है वो काम आता था जब वो इन तमाम अखबारों को, उन तमाम पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता था और उसकी आजमाइश होती थी, उसकी लिखी हुई चीज किस रूप में छपी है, आपने भी उसका अनुभव किया है। तो आपको अपने आप पता पड़ता था कि मेरी किन चीजों को ठीक किया गया है, किन चीजों को नहीं।
आज स्थिति यह है कि अखबार में व्यक्ति जो लिख रहा है वो उसे खुद ही दोबारा नहीं पढ़ रहा है। नुक्तों की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं कि खुद बोलना है और खुद लिखना है, हिंदी में कोई नुक्ता नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ड के नीचे बिंदी जब लगती तो ओढ़ा हो जाता है, ये जो है ये नुक्ता ही है। नुक्ते का वो कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि वो हिंदी है, हिंदी है नुक्ता। तो हमारे यहाँ जो है वो छोटी उसको कि वो फारसी और अरबी के शब्दों में नुक्ते लग रहे हैं, लेकिन अपने लिखे में उसने क्या लिखा है, वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। हम ट्रकों पर आशीर्वाद लिखा हुआ छेड़ लेंगे, लेकिन हम अपने उस सब एडिटर की कॉपी में आशीर्वाद, रोजाना आशीर्वाद को ही हम लीक कर रहे हैं। हम कितने दिनों तक ये करेंगे? और वो बड़े गर्व से ये बात कह रहा है कि अगले महीने या उसके अगले महीने मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी जुड़ने वाला है, तो पत्रकारिता में उसने PhD भी कर ली है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पत्रकारिता का रथ जिस राजपथ से होकर के गुजरेगा उस राजपथ को आप सुधारिए। पत्रकारिता का राजपथ क्या है? भाषा है। किसी भी रास्ते में अगर कंकर पत्थर खड्डे हैं तो वो रथ को सुरक्षित रहना ही नहीं है। तो ये तो तमाम पत्रकारिता विश्वविद्यालय वगैरह खुले हुए हैं और बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और बड़े बड़े पत्रकार उसके कुलपति भी बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुलपति जो है वो किसी जमाने में IPS अधिकारी भी मिल जाते थे। तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो IPS थे किसी जमाने की बात है, लेकिन उन्होंने प्रशासक होने के नाते अच्छा चला के निकल दिया विश्वविद्यालय को और बड़े बड़े वर्षों तक संपादक रहे हुए लोग पत्रकारिता विश्वविद्यालय को स्थापित करते हैं, उसके संपादक रहते हैं, लेकिन जो है वो वहां से निकले हुए जो बच्चे हैं उनको हम दोष नहीं दे सकते। वहां ना लिखना सिखाया जा रहा है, ना पढ़ना सिखाया जा रहा है। पब्लिशर पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं, किताबें दी जा रही है, हाथों में लेकर के उनका प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको उसी लेवल तक संबंधित कर रही है। इसी जमाने में राजकमल ने हिंद पॉकेट के जमाने में जो बातें होती थी मैं जिक्र करना चाहूंगा उसका। तो राजकमल ने ही पेपर बैग की शुरुआत की थी। ये माइक से छोटा सा जो कहते हैं पॉकेट बुक से थोड़ा बड़ा, तो उनको हाथ बात दिया था हिंद पॉकेट बुक, वो स्कीम बंद हो गई थी राजकमल की श्रृंखला के अंदर, और आज भी वो श्रृंखला बहुत अच्छे ढंग से निकल रही है। मैं सोचना चाहता हूँ कि जो पॉकेट बुक्स आती थी हम लोग छोटे थे, किले का रहस्य और खुद की कहानी और वो सब जो है वो छोटी मोटी लाइब्रेरी बनाकर हम लोग शेयर किया करते थे, और उनकी एक बड़ी भूमिका थी हम लोगों के जीवन में कि जो कल्पनाशीलता और सृजनशीलता बचपन में उसके जो अंकुर पड़े, मुझे लगता है उन पुस्तकों से हमारे पड़े। और पुस्तक पढ़ने की आदत और लाइब्रेरी बनाने की आदत, ये भी उन्हीं पुस्तकों के कारण पड़ी। तो आज वो पुस्तकें उस तरह का, अब एक दूसरा संकट समाज के सामने कि जब वो पुस्तकें गायब हो गई हैं तो उसी के साथ हमारी दादी नानी भी गायब हो गई, जो वो कहानियां सुनाती थी, भूत प्रेत के किस्से और किले का रहस्य। दादी नानी की जगह उन पुस्तकों वो विकल्प थी उसका, तो पुस्तकें भी नहीं है, वो उस पीढ़ी की दादी नानी भी नहीं। तो अब हमारे सामने एक बड़ा संकट है। तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो नितांत एकदम अनउर्वर जैसा कहना चाहिए मस्तिष्क लेकर आ रही, वो बड़ी सपाट भाषा है। कल्पनाशीलता और सृजनशीलता की तो गाहे बगाहे कहीं किसी को, जैसे कीर्तन त्रिवेदी कह रहे थे, इस तरह के संस्कार किसी को मिल गए वो पनप जाता है, वो होगा। ऐसा वातावरण समाज में नहीं है। पत्रकारिता की जो बात हो रही है, तो पत्रकारिता में तो ये था कि हम भी ये कहते थे कि भाई हम लोग इस तरह से सतर्क और सावधान रहते थे कि अजित लिखते हैं ये कि अजीत लिखते हैं, क्या लिखना है भाई, शुद्ध नाम इनका अजित है कि अजीत। और अजित क्यों है भाई, अजीत मतलब जीता, जो जिसे जीता ना जा सके तो अजित क्यों लिखते हैं, इस तरह की बहस है, एक एक नाम पर बहस। अब पत्रकारिता में जो बात हो रही है कि उस तरह के लोग, उस तरह का भाषा बोध भी नहीं है और भाषा के अनुशासन की समझ भी नहीं है। भाषा का अनुशासन है व्याकरण, तो व्याकरण से तो बिल्कुल नाता नहीं। लेकिन एक बात कही जाती है कि भाई पत्रकार तो उसी समाज से आ रहे, तो समाज का भी वातावरण वैसा। ये एक बड़ा सामान्य सतर्क है, बहुत बड़ा आसान सतर्क है, समाज वैसा है। इसलिए अब हमारी जो भाषा है
उस भाषा में मैं विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ हिंदी। जब बच्चे लिखकर लाते हैं तो वो हमें व्याकरण सुधारने में उतना श्रम नहीं करना पड़ता। अंग्रेजी के शब्दों का जो भाल में जो मिलावट होती है उसको हिंदी करने में ज्यादा श्रम करना पड़ता है उनकी कॉपी पर, कि उन शब्दों का हिंदी करो, उन्होंने अंग्रेजी लिख दी है, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, इंग्लिश जिसको कहते हैं। जो रिसर्च पेपर आप कह रहे हैं प्रोफेसर की हिंदी और जो कुलपति विश्वविद्यालय की, तो जो रिसर्च मैगजीन में रिसर्च पेपर्स आते हैं उनमें भी ये दिक्कत है। रिसर्च कर रहे हैं, पत्रकारिता में रिसर्च कर रहे हैं, हिंदी में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वो एक समस्या है मिलावट की। तो ये जो मिलावट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे अब ये पूछते हैं, जब हम हिंदी में शब्द लिखते थे अंक, इवन अंक तो बहुत अंग्रेजी से मिलते जुलते अंक है हिंदी के, लेकिन बच्चे अंक भी नहीं समझते। अब अगर आप 36 बोल देंगे तो कहेंगे 36 का अंग्रेजी बताइए क्या है। मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय पढ़ते थे, एक बार वो आए बोले ये द्वितीय सोपान क्या होता है, जरा ये बताइए। हमारे सर कह रहे थे आज द्वितीय सोपान। तो ये संकट है कि वो शब्दों के सामान्य हिंदी के शब्द नहीं समझ रही है नई पीढ़ी, तो इस कारण से अब ये मिलावट और बढ़ती जाएगी। तो अजीत जी, आपने इस पर बहुत आप अध्ययन कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मिलावट बढ़ रही है इसमें जो शुद्धतावाद का आग्रह है, मुझे तो लगता है कि वो आग्रह बहुत अब मजबूती से रखा जाना चाहिए। शुद्धतावाद की बात होना चाहिए, क्योंकि आखिर इस तरह से हम अशुद्ध करते जाएंगे अपनी भाषा को तो हम कहाँ जाएंगे, हिंदी एक दिन खत्म हो जाएगी क्या, ये मुझे संकट करता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अशुद्धि एक शुद्धतावाद और जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा अंतर है। एक व्यक्ति जिसको कि पता ही नहीं है किसी एक शब्द के कितने पर्याय हो सकते हैं, तो वो उसके मन में भाव आ रहा है, वो लिखेगा क्या? उसने अपने स्तर पर कुछ भी लिख दिया, आपको लग रहा है कि ये कुछ मिक्स कर रहा है। मूल बात क्या है कि अगर उसके पास शब्द भंडार है ही नहीं, चाहे वो कुबड़ी गुड़िया की हवेली जैसी कोई चीज उसने ज्ञान भारती पॉकेट बुक्स की पढ़ी है बचपन में, तो भी वो जो लिखा है तेजस्वी उपन्यास, उसकी वर्तनी तो पूरी दुरुस्त थी, है ना? तो उसकी वर्तनी ठीक है बचपन से ही, लेकिन आज वो अपनी कॉपी भी नहीं पढ़ रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो सीधी लिख रहा है, हिंदी में लिखने में उसे शर्म आ रही है। मेरे पास जो आती थी कॉपी, वो आवेदन जो आते थे, उन बच्चों के आवेदन के सामने रख के उनसे पूछता था कि भाई ये तुम्हें मालूम है कि मैं हिंदी वाला हूँ और मेरे पास ये आनी है और मैं हिंदी वाला नहीं, तो इसको आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखा, इसको पूरा आपने अंग्रेजी में बना डाला है, जबकि आपको हिंदी पत्रकारिता ही करनी है। तो वो दिमाग में बैठी हुई है सारी चीज कि हिंदी सिर्फ उपकरण है। ये उपकरण बिल्कुल जिस तरह से वो निकलने से पहले जूते पहन रहा होता है, घड़ी लगा रहा होता है, मोबाइल रख रहा होता है, भाषा का उपयोग भी वो उपकरण की तरह से ही कर रहा है। इससे ज्यादा उसकी कोई मोहब्बत, कोई लगाव, कोई संवेदना भाषा के साथ है नहीं। आप उसको टोक कर बता दीजिए कि मेरा नाम अजीत भटनेरकर है, वो मुमकिन है कि उसको बड़ा लेकर कर देगा, वो उसे भटनागर कर देगा, वो उसे कुछ भी कर सकता है। मतलब कम से कम मैंने आधा घंटा सोच करके मैंने विचार किया कि बीते 40 वर्षों में मेरे कितने सरनेम बनाए गए हैं पटनेकर से मिलते जुलते, वो 1 दर्जन के आसपास निकले, और जब वो निकले तब मैंने उसे पोस्ट भी मैंने बनाई, बड़ा नहीं कर दिया। दफ्तर में ये चल रही थी, जब मैं संपादन दायित्व स्वीकार करने पहुंचा तो कुछ लोग वहां बड़े खुश थे कि सर कायस्थ थे, वो कायस्थ जो भी थे न्यूज एडिटर वो भी बड़े प्रसन्न थे, वो श्रीवास्तव थे और बड़े खुश थे। और उससे लोगों ने पूछा कि सर आप कायस्थ थे? मैंने कहा यार मैं मराठी ब्राह्मण हूँ। बोले नहीं, वो भटनागर बता रहे थे। मैंने कहा तो लोग उस बारीकी में नहीं जाना चाहते, भाषा को वो गंभीरता से नहीं लेते। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल ये होगा कि ये 2011 में आपका पहला शब्दों का सफर, पहला खंड राजकमल से छपकर आया, उसके बाद से 3 खंड आ चुके हैं, आप चौथे पर काम कर रहे हैं। तो ये जो 11 साल का लगभग अनुभव रहा है, एक नया पाठक पर अखबार से बाहर आपको आप इसके साथ जुड़े, तो ये अनुभव कैसा रहा? और ये जो श्रृंखला है शब्दों के सफर की,
ये कितने शब्दों तक और कितने खंडों तक आपकी जाने वाली है, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहा है कि ये तो एक अग्नि जैसा काम है, तो आपने इसकी कोई डेडलाइन तय की है क्या? तो ये जो 11 साल का अनुभव एक नए पाठक वर्ग के साथ में कैसा रहा, जबकि किताबें पढ़ने की एक बार बार ये शिकायत होती है कि प्रवृत्ति कम हो रही है किताबें पढ़ने की, तो ये कैसा अनुभव रहा है और ये श्रृंखला आपकी कहाँ तक जाने वाली है? बढ़िया सवाल है। मुझे इस बात की खुशी है कि शब्दों का सफर को जब कॉलम के शब्द में दैनिक भास्कर में लाया जा रहा था, तो दैनिक भास्कर में बहुत सारा जोर इस बात पर होता है, बल्कि अब तो सारे ही अखबारों में होता है कि ये चीज जो स्पेस दिया जाता है उनको, तो ये पाठक को के लिए बिकाऊ होगी या नहीं, और ये उतनी कीमती हो सकेगी या नहीं कि अगर इसकी जगह पर विज्ञापन अगर आएगा तो उस रूप में उसको देखा जाता है। तो 7-8 साल तक ये कॉलम चला। जब मंजूरी उसको मिली उसके बाद से ही इसको लोगों ने, मेरे भोपाल भास्कर के ही कई साथियों ने उसको उसमें दिलचस्पी दिखाई। ब्लॉग की शक्ल में तो ये पहले से चल ही रहा था। मेरा अनुभव यह है कि नई पीढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 100 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें की शब्दों का सफर है, किताब में नहीं, जो शब्दों का सफर है, ये शब्द कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, इसमें उनकी दिलचस्पी है। और वो जब मेरे पास आते थे, बैठते थे, बात करते थे, तो आमतौर पर अपने से वरिष्ठ के पास बैठने में लोगों को दिक्कत होती है। वो बैठना चाहते ही नहीं, जब आप कहते हैं बैठिए ना, तो वो बैठते नहीं है, वो पढ़े पढ़े अपना काम किया और निकल गए। मेरे पास 1-1 घंटे तक लोग बैठते थे, और जब मैं उनसे शब्दों की बातें करता था वो बड़ी रुचि से सुनते थे। तो बात यही है कि जब भाषा के अंदर आप उनको ले जाएंगे, एक रोचक तरीके से आप उनको समझाएंगे, तो ये तो युवा पत्रकारों के लिए मेरा प्रयास था। मूलतः मैं अगर इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ शब्दों का सफर के जरिए, वरना तो ये MA BA की किताब भी हो सकती है, ये उस ढंग से लिखी नहीं गई है, इसमें हर व्यक्ति की दिलचस्पी है, क्योंकि वो इसको रुचि लेकर पढ़ रहा है, कहानी की शक्ल में, यात्रा की शक्ल में, ट्रेवलॉग की शक्ल में। तो युवा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और कई बच्चे हैं जो पूछते हैं, और मैं अशोक जी से लगातार इंसिस्ट भी करता रहा हूँ कि इसका पेपर वेट निकालिए। वो लोग जिनको की हार्ड डाउन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लगातार सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि पेपर वेट उसका आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज जो आप दूसरा सवाल जो आपका है वो ये है कि शुरू से ही, आज से 12 साल 13 साल पहले अशोक जी से इलाहाबाद में जब मुलाकात हुई थी, वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के ग्राम में वहाँ पे एक कार्यक्रम था, तो अशोक जी भी उसमें आए हुए थे, और मेरे पास शब्दों का सफर की फाइल थी, तो मैंने अशोक जी को दी, और उसके बाद में उससे आगे बढ़ती चली गई। तब से ही ये तय हो चुका था कि लगभग इसको 10 खंडों में आना है। 10 खंडों में क्यों आना है, इसके पीछे एक मोटा मोटा सा गणित ये था कि आमतौर पर हमारा जो आम आदमी है, जो पान वाला उस तरह का व्यक्ति है, उसको बोलने के लिए 1000-1200 से ज्यादा शब्दों की वोकैबुलरी उसको नहीं चाहिए होती है, इतनी पर्याप्त है, क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल के बारे में बातचीत कर सकता है। उससे ऊपर के जो लोग हैं वो 4000-5000 तक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग अवसरों पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि हिंदी के अंदर कई सारी आधा दर्जन 1 दर्जन भाषाओं के शब्द आए हुए हैं, केवल हम हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं बता रहे हैं, हम बोलचाल की हिंदी जो है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो आम आदमी जो 1500 शब्द बोल रहा है रोजाना, प्रयोग शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल हर बार कर रहा है। वो तारीफ शब्द बोल रहा है, वो तिथि नहीं बोल रहा है, वो गुनाह शब्द बोल रहा है, वो अपराध नहीं बोल रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो शब्द उसकी अभिव्यक्ति, मतलब उसके भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन शब्दों के हम के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये डिक्शनरी उस तरह की डिक्शनरी नहीं है, लेकिन शब्दकोश के ही की श्रेणी में आएगी, लेकिन डिक्शनरी आम बोलचाल के जो हमारे शब्द हैं। अब जब शब्द आप बोल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अरबी का है या फारसी का है, या अरबी और फारसी दोनों से मिला जुला है। ऐसा मुझे लगता है कि एक खंड में मैंने जब अनुमान लगाया, लगभग 1800 से 2000 के बीच शब्द आ रहे हैं, उनकी व्युत्पत्तियां हम बता रहे हैं। फिर अगले खंड में वो रिपीट भी हो रहे हैं, उससे जुड़े हुए दूसरे शब्द आ रहे हैं।
मुहावरे के रूप में आ रहे हैं, फ्रेज के रूप में आ रहे हैं। तो 10 खंडों की मेरी ये योजना है। 10 खंडों में मुझे लगता है कि बात मुकम्मल हो जाएगी। अगर चाहेंगे तो ये तो सब तो अनंत है, चलते रहेंगे, बोल चाल के ही सब तो अनंत है, चलते रहेंगे। ये आपको बधाई और शुभकामनाएं आगामी 10 दिनों के लिए। और मैं कहता हूँ कि जो राजाओं के ऋषि रहते थे और राजर्षि होते थे, देवताओं के ऋषि देवर्षि थे, आप शब्दों के ऋषि हैं, सप्तर्षि आपको कहना चाहिए। और शब्दों का ट्रेवलर, आपने सही कहा कि ये शब्दों का ट्रेवलर, और ये शुष्क शब्दकोश नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों की कहानी है और कहानी हमेशा बहुत चाव से पढ़ी जाती है। इसलिए इस पुस्तक का परिचय जिससे होगा वो चाव से पढ़ेगा। आपको कितने चाव से सुनते हैं युवक युवतियां, नई उम्र के बच्चे। मैंने परसों ही एक दृश्य देखा था जब आपके पास 1 घंटे तक वो बालिका जो है समझती रही थी आपसे और बहुत रुचि के साथ। तो ये शब्दों की सांस्कृतिक यात्रा, अरे विश्व संस्कृत के बारे में हम लोग आपसे भी जाना मैंने और पढ़ने में आता है कि कई संस्कृत के शब्द दुनिया के कई देशों में मिल जाते हैं। तो ये जो है ये हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारी भाषा की कितनी बड़ी, कितनी लंबी यात्रा रही है, विश्व विजयी यात्रा, उसका भी दिग्दर्शन कराती है ये जो शब्दों की खोज है। मैं मध्य प्रदेश के एक गांव से हूँ और उस गांव में एक शब्द बोला जाता था लोटे के लिए चरू। मैं अभी बता रहा था इनको कि चरू शब्द हमने गांव में छोड़ा, चरू को हमने गांव में छोड़ा। शहर में हम किसी से चरू कहेंगे तो वो या तो हमको पिछड़ा हुआ मानेगा या वो अज्ञानता प्रदर्शित करेगा। लेकिन मैं जब उदयपुर में रहा, भास्कर में संपादक था वहां, तो वहां शहर में लोग चरू बोलते थे, बाकी शहरी भाषा में चरू था। मुझे लगा ये हमारे यहाँ का चरू शब्द कहाँ राजस्थान के उदयपुर में मिल रहा है। जब आपकी किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शब्दों की यात्राएं कितनी लंबी होती है। और दूसरे ये किताब, अब ये शब्द पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, आजकल इस शब्द को बोलने में भी बड़ा सोचना पड़ता है कि शब्दों का राष्ट्रवाद, मतलब हमारा जो शब्द है वो अपनी राष्ट्रीयता को, अपने पूरे परिवेश को, अपनी सांस्कृतिकता को लेके दुनिया भर में घूमा है। और कई बार कई अंग्रेजी शब्द, दूसरी भाषाओं के शब्द हमारे संस्कृत से उपजे हैं। ये आपकी पुस्तक को पढ़ के पता चलता है, वैश्विक है। तो ये जो शब्दों की सांस्कृतिक यात्रा है ये इसके जरिए एक तरह से लिखी जा रही है, उसकी कहानी लिखी जा रही है। आपको बधाई, और राजकमल प्रकाशन को भी बहुत बधाई देता हूँ। अवसर मिला है मुझे आपको धन्यवाद देने का, बधाई देने का कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे दौर में जब बात हो ही रही है कि जब भाषा के प्रति सजगता, सतर्कता और वो जो संचेतना होना चाहिए, जो आत्मीयता का भाव जिस अपनी मातृभाषा से होना चाहिए, वो जब खो रहा है, ऐसे दौर में हम उसकी ताकत बता रहे हैं लोगों को। तो देखिए एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। 2006 में जब मैं भोपाल आया तो अजीत जी तो फ्रंट पेज पे थे और मैं रिपोर्टिंग में था। लेकिन हम शाम को जब अखबार बन रहा होता था तो हम बीच बीच में बाहर वॉक करते थे, घूमते थे बाहर आकर। तो उस दौरान इनके शब्दों के सफर की विस्तृत जानकारी मुझे मिली कि ये सुबह 4 बजे तक अपनी एक पोस्ट के लिए 2 बजे रात को फ्रंट पेज पूरा बनाने के बाद घर जाकर सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक एक व्यक्ति एक शब्द पर काम कर रहा था। ये जो 56 अब आ रहा है काम, ये उस समय इनकी साधना थी। तो मेरी राजकमल से उस समय तक 2 किताबें आई, हरसू और 2008 में एक साधवी की सत्ता करता। मैंने इसे कहा कि ये पुस्तक के रूप में क्यों नहीं आप बात करते? उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ वो काम। और शायद उस समय प्रकाशन विभाग के साथ में किसी ने आपको, मैंने कहा कि भैया वो पूरी कचरे में चली जाएगी, आप मत छपाओ, नहीं मत छपाओ। ये काम ऐसा है जो कॉमन लोगों तक जाए और एक बड़े प्लेटफॉर्म से जाए। भले इसमें 2 साल का समय और लग जाए और 5 साल आपके लग जाए, लेकिन इस साधना का सुफल जो है वो बहुत आम लोगों तक चला जाए। तब तो इसकी कुछ साधना की सार्थकता हम जैसे शब्दों के जो जिज्ञासु हैं उनके लिए बने। आपकी तरफ इन्होंने बदला। तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको कहीं इसमें मिलवा सकता हूँ, और तो तय करने का मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ इन चीजों के बारे में, लेकिन सबसे बुरी अगर कोई इस बारे में निर्णय करने की है कि ये कहाँ प्रकाशित हो या ना हो,
तो ऐसा करके मैंने इनका एक कुंडली मिलाई और इनका एक रिश्ता बना, और मुझे बड़ा मैं आपको, विवेक जी ने आपको धन्यवाद दिया। मैं आपको इस पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इसको पकड़ा, इस चीज को, कि ये काम किस स्तर का है। और अगर मैं सही हूं तो प्रकाशन के पहले ही इसके खंड को राजकमल को उस समय शायद 60 वर्ष का या 50 वर्ष का प्रसंग, 60 वर्ष का प्रसंग था। तो पांडुलिपि को, इसकी पांडुलिपि एक बड़े पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रकाशन होने के पहले। तो इस स्तर की एक रचना के गुणी प्रकाशक हमारे बीच हैं। और मैं तो आपसे कल भी निवेदन किया था कि हर साल एक सालाना अनुष्ठान बनाइए आप इस तरह से, भोपाल आने का, इंदौर आने का, और ऐसे शहर हैं तो कम से कम ये किताबों की तरफ, शब्दों की तरफ, भाषा की तरफ थोड़ा हम लोगों की हिम्मत करेंगे, रिचार्ज करेंगे। बहुत बहुत शब्दों की वैश्विक दुनिया की मिसाल देते हुए मैं अपनी बात करूंगा, आपकी भी बात आएगी। एक जो राष्ट्रवाद की बात कही और उससे भी ऊपर जाते हुए वैश्विक यात्रा है ये शब्दों की। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। आसमान जो शब्द है हम लोग लगातार बात करते हैं, और आकाश का जो इस्तेमाल है वो मेरे ख्याल से कम होता है, और आसमान शब्द को हम ज्यादा बोलते हैं। तो अभी पर्शियन है शब्द, फारसी से हिंदी में आया है आसमान। शुद्धतावाद की जहां तक बात आती है, ये शुद्धतावाद का प्रश्न था, तो ये शुद्धतावाद वाला विषय है कि आप आसमान क्यों बोल रहे हैं। मतलब जैसे नियम, कायदे, कानून, असंसदीय और संसदीय वाली बात चल रही है, कल की तारीख में ये बात आती है कि नहीं, आसमान जो है असंसदीय शब्द आप नहीं बोलेंगे, तो इसकी जगह आकाश बोलेंगे, नभ बोलिए, लेकिन आप गगन बोलिए, आसमान मत बोलिए। और बुंदेलखंड में गगन को कटन भी बोल देते हैं, गगन का कटन भी बन जाता है। तो आप कथन चल जाएगा, आसमान नहीं चलेगा। तो वही वाली बात है कि शब्दों का सफर यहां उन लोगों को बताना चाहता है कि संस्कृत का एक शब्द है अश्मन। अश्मन का मतलब होता है, अश्म मतलब पत्थर। और पुराने जमाने में जब मनुष्य इस आसमान को जब देखता था, आकाश को देखता था, तो लगभग सभी ने ये कल्पना की है कि ये औंधा पत्थर का बाउल जो है रखा हुआ है, एक तश्तरी जो है ऊंधी रखी हुई है आपके ऊपर, क्योंकि कलर उसका जो है वो यही कलर इसका जो कुर्सियों का रंग है, आसमानी रंग ही अपन ने उसको नाम दे दिया है, तो उसको वो समझा गया है। तो अश्मन जो शब्द है, वो अश्मन की यात्रा जब वैदिक युग में ईरान की तरफ हुई, वहां अवस्था चल रही थी जो कि थोड़ी से बाद में प्रचलित हुई है, और उसी अवस्था को जितनी भी ईरान की भाषाएं हैं उसका बेस माना जाता है। तो अश्मन का बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आपको बताया जाता है कि अश्मन से आसमान बना है, बिल्कुल आ गया। एक दूसरी मिसाल, अरब लोग, अरब इस्लाम में भी पहले की बात है, जो लोग बात करते हैं कि साहब तो सब कुछ इस्लाम से ही मान के चलते हैं, वो हम लोगों का जो विस्तार हो से है वो इस्लाम से, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत पहले से उनसे ताल्लुकात रहे और अरब सौदागर तो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो अरब सौदागर कालीकट की तरफ आते थे, कोच्चि की तरफ आते थे, केरल की तरफ आते थे, इन तमिलनाडु की तरफ आते थे। वहां पर जब इनके जहाज उतरते थे तो भारत में और दुनिया जहां में जहां जहां वो जाते थे, मलेशिया वगैरह या वो स्पेन वगैरह की तरफ, अरब के जो खजूर होते थे उनकी मांग होती थी, वो खजूर से लदे हुए जहाज आते थे। यहाँ पर उनके जो बस वो होते थे, कारवां जब आते थे जहाजों में, तो वो लगभग एक महीना, 2 महीना हवाएं अनुकूल है नहीं है, उस हिसाब से वो 2-3 महीने रह करके फिर वापस लौटते थे, सामान भर के जाते थे, मसाले भी लेके जाते थे। तो यहाँ से उन्होंने जब देखा कि यहाँ एक खास किस्म की चीज उनको दिखाई दी जो खजूर से मिलती जुलती उनको लगी, इमली, तो उन्होंने कहा कि ये हम इसको लेके अरब में। तो वहां के लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो खजूर को जो है कमर बोलते हैं अरेबिक में, कमर। तो उन्होंने कहा ये कमर अल हिंद है, मतलब ये हिंद का खजूर है। ये ऐसा उनको यहाँ समझाया गया था कि ये खजूर ही समझ लो आगे। तो उन्होंने बताया कि ये तो हम कमर अल हिंद लेके आए खजूर। अरब से जब स्पेन की तरफ वो गए तो वहां उसका टेमरिंड हो गया, कमर अल हिंद से ही टेमरिंड हो गया। आज हम अंग्रेजी में इमली को टेमरिंड ही बोलते हैं। तो एक ये इस ढंग से जो है वो यात्रा जा रही है और वैश्विक हो रही है। अब इसमें भी
बारीक चीज यह है कि तमर जो है अरेबिक में जो खजूर को बोला जा रहा है, तो खजूर के वृक्ष की जो जाति है वो अगर आप आयुर्वेद और वनस्पति विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो वो तमाल है। हमारे वनस्पति विज्ञानी सामने बैठे हुए हैं वाघमारे जी, तमाल वृक्ष जो होता है, तमर और तमाल एक ही चीज हो, ल और र में चेंज होता है। तो भारत का जो तमाल है, दक्षिण का जो तमाल वृक्ष है, वो वहां जाके तमर हो गया। क्या तमाल या खजूर है? नहीं, तमाल खजूर की जाति है, जरूरी नहीं है कि तमाल की किसी जाति में खजूर, मतलब भारत में जो जातियां हैं तमाल की, उसमें खजूर या ऐसा कोई फल लगता हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तमाल खजूर की ही जाति। तो तमाल और तमर मतलब सिर्फ वो यहाँ से कोई एक चीज लेकर जब गए तो उसको भारत का नाम नहीं दिया। तमाल जो वहां था, जैसे इन्होंने कहा नमाज, तो नमस जो संस्कृत में है नमस, तो नमस्कार हम बोलते हैं ना, कार तो सफिक्स लग रहा है उसमें, मूल है नमस। नमस और नमाज में अंतर है। पहले फारसी में गया और भारत से ये अरेबिक में भी चला गया। अरेबिक लोग अपने कल्चर के हिसाब से उसको नमाज नहीं बोलते, सलात नहीं बोलते हैं, लेकिन अरेबिक कोशों में नमाज का इंदिराज है। कहां से चीजें पहुंचती हैं। आज हमारे जो कट्टरवादी लोग हैं वो हर स्तर पर शुद्धतावाद देखना चाह रहे हैं। तो अब आप कल्पना कर लीजिए, इतनी सारी जो चीजें हम बोल रहे हैं, पता चल रही हैं हमें, तो आपकी जबान जो है क्या आएगी? ये नहीं बोलना है, ये तो अभी से आया, ये नहीं बोलना है, वाक्य से आया, लालटेन नहीं बोलना है, साबुन नहीं बोलना। कभी कब साबुन का यूज करिए आपने, पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो ये साबुन जो है ये पुर्तगाली शब्द है, सैफोन बोलते हैं वहां पे। तो पुर्तगाली भारत में लेके आए, लेकिन जब मैंने सन देखा कबीर का ये पता पड़ा कि, तो कबीर तब पता पड़ा कि पुर्तगालियों को श्रेय देना ठीक नहीं है। साबुन पुर्तगाली बाद में आए हैं, कबीर तो उससे भी पहले हो गए थे तेरा, यानी कबीर के वक्त में भी। और साबुन जस का तब बना हुआ है, जब उसमें तब से लेकर अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। इसी जमाने में साबुन को फेन कहा जाता था, लेकिन हमने अपने हाथों से और कानों से यही जाना है कि मैल मैल साफ करना है तो साबुन, तो वो तो कौन है, तो स्पेनिश पुर्तगाली या यूरोप में बोला जाता था, वहां से यहाँ आया है। अब हम चाहे तो मान लेंगे कि आप अरब लोग लेके आए हैं, लेकिन हम क्यों माने कि अरब लेकर आए हैं? अरब इस्लाम के बाद आए हैं, वही नहीं है। अरब वो भी है जो कि मूर्ति पूजक थे, क्योंकि इस्लाम पूर्व के हैं। हो सकता है कि लिखित प्रमाण हमें ना मिले, लेकिन अगर एक ये चीज है कि हम प्रमाण उसी को मानते हैं। चूंकि कबीर ने उसको प्रयोग किया है, तो कबीर मेरा ये कहना है कि प्रमाण तो हमारी वाचा में है ना, प्रमाण तो हमारे प्रयोग करने में है। आप लोग के पास तो जा नहीं रहे हो, आप आदिवासी समाज में तो जा नहीं रहे हो, वहां तो रामचरितमानस लिखी नहीं गई है। रामचरितमानस में अगर किसी शब्द का उपयोग कर लिया गया है तो आपने माना कि अच्छा हाँ ये शब्द तो यहाँ सबसे पहली बार उपयोग हुआ है, या ये शब्द दूसरों ने यूज किया है। हर चीज में किसी का लिखित प्रमाण वाला ये जो तरीका है, डिक्शनरी वही नोट करती है। लोग परंपरा के आधार पर, जैसे इन्होंने कहा चरू, अब आप चरू जब खोजने के लिए जाएंगे तो जरूरी है नहीं है कि चरू मिल जाए, या चरू मिल जाएगा तो उसकी व्युत्पत्ति आपको पता पड़ जाएगी। वहां तक पहुंचने के लिए ये तमाम परंपराएं वगैरह हमको देखनी है। तो आप लोगों ने बड़े जी अभी तो आपने चरू कहा तो मुझे गाना याद आ गया कि वो गंगा मैया तो मैं चलवा चल रही है, तो उसमें कहीं जुड़ता है तो मैं चलू से हो सकता है। मैंने बस अभी बोला, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका आधा जवाब आप हो चुके, अभी हो चुके। मेरा सवाल राष्ट्रवाद से बिल्कुल नहीं मैं मेरा सवाल बिल्कुल भी राष्ट्रवाद से नहीं है, लेकिन मेरा सवाल जिसे हम शुद्धतावाद कहते हैं वहां से, तो यदि हम शुद्धतावाद से टिके रहते हैं तो क्या शब्दों का समय संभव है? बिल्कुल नहीं होता। तो शुद्धतावाद का तो भाषा में कुछ होता ही नहीं है। हम यहाँ 15 कोष में बदलती है तो हमारे का विकास ही नहीं से होता है। और जब कई बार आप ये देखते हैं कि कोई शब्द जो चौपाई के लिए यूज होता है, जो सारे के सारे जंगलों के जानवरों के लिए यूज होता है, वो बाद में जाके सिर्फ शेर के लिए हो जाता है यूज। और
जो स्याही और रोशनी है, जो एक ही आकृति को अलग अलग सोच से चले आते हैं, तो ये शुद्धता पे रुकना बहुत भाषा को यदि हम सच में जिंदा रखना चाहते हैं कि बहुत तकलीफ देगा। बिल्कुल, ये सारे शब्द हमारे अपने होते हैं। साबुन हिंदी का शब्द है, इस्तेमाल हिंदी का शब्द है, कागज हिंदी का शब्द है, टेलीफोन हिंदी का शब्द है, लालटेन हिंदी का शब्द है। शुद्धता बाद में रोको तो डूबता है पानी ऐसा जाएगा। वही कह रहा हूं। ये एक देखने की बड़ी भारतीय उदार मन और उदार दृष्टि है कि हम सब जो भी है हमारा अपनाया हुआ है। हम ला भी रहे हैं, देख ही तो रहे हैं। टर्की में कमाल मुस्तफा पाशा नाम का एक राष्ट्रपति हुआ है 100 साल पहले। जब वो अपने देश में लीडर बना तो उसने सुधारों की एक बड़ी चेंज शुरू की थी, बहुत तेज रफ्तार। 15 साल में उसने पूरे राष्ट्र का रूपांतरण कैसे होता है इसका एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, जैसा दूसरा नहीं है कोई विश्व के इतिहास में। उसने इस्लामिक देश था टर्की, पूरे 100% इस्लाम के अनुयायी लोग थे, 1920 की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि एक नए सेक्युलर देश की बात की उसने कि हम एक नया सेक्युलर देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि खलीफा उस समय तक इस्तांबुल से राज करता था पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। ऑटोमन डायनेस्टी का अंतिम खलीफा वहां बैठता था और वहां से पूरे इस्लाम को रूल करता था। उसने अपने मुल्क को सेक्युलर डिक्लेयर किया, लेकिन उसका सेक्युलरिज्म भारत के प्रचलित सेक्युलरिज्म से कैसे अलग था, जरा 2-3 उदाहरण में थोड़ा बात आगे बढ़ रही है और देर हो रही है। तो उसने सबसे पहले खलीफा को बेदखल किया वहां से कि अब हम एक सेक्युलर मुल्क में, अब किसी रिलीजियस लीडर की यहाँ जरूरत नहीं है, आप यहाँ से तशरीफ फरमाइए कहीं। तो वो पेरिस चले गए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि चूंकि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं और इस्लाम के अनुयायी होने के पहले टर्की एक समृद्ध संस्कृति रही है दुनिया में, हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी संस्कृति रही है, हम इस्लाम से अलग नहीं होंगे, लेकिन हम टर्की में लौटेंगे। तो उसने कुरान का ट्रांसलेशन किया, उसने कुरान को टर्की में पढ़ना शुरू किया, उसने फ्राइडे ऑफ बंद कर दिया, संडे ऑफ, उसने अरबी लिपि बंद की, उसने रोमन में उसने शुरू किया लेखन, ठीक है। जब शिक्षा के सुधार उसने शुरू किए तो उसने एक शुद्ध, आपके पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, उसने जब शिक्षा के सुधार शुरू किए तो उसने ब्यूरोक्रेट्स की और शिक्षाविदों की एक बैठक बुलाई, कमाल मुस्तफा पाशा, और उसने कहा कि मैं एक ऐसा शब्दकोश चाहता हूं जिसमें जो 800-900 साल का जो अरबी और फारसी का मिश्रण है ये बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो हमारी टर्की भाषा में जो लुप्त हो चुके शब्द हैं किसी के लिए, वो लेके वापस आए आप। तो कितना समय इसमें लेंगे इस काम को करने में? अब ये कितना जटिल काम है कि एक कागज आ चुका है, एक अलमारी आ चुकी है, एक टेबल आ चुकी है, इतने सारे शब्द जो अनिर्त दुनिया की यात्राएं करते हुए भारत की हमारी जुबान तक आएगी, तो इसको हटा कैसे सकते हैं? और अगर हटाने का कोई सरकारी फरमान जारी हो रहा है शुद्धता के प्रति आग्रह अगर उसका है, तो ये कितना कठिन काम। तो उन्होंने कुछ गणना करके बताया कि साहब इसमें तो 5 साल से कम नहीं लगेगा, इतना समय लगेगा इसमें, ये 800 साल का मिश्रण है, इसको कैसे अलग करेंगे आप? एक शुद्ध टर्की में कैसे जाएंगे? बड़ा कठिन काम। कमाल पाशा जो था वो फिर लीडर ही एक अलग मिट्टी का बना हुआ था। उसने ये कहा कि आपने कहा कि 5 वर्ष लगेंगे, तो आप लोग ये मानिए कि आपके 4 वर्ष और 6 महीने चले गए, अब ये काम आपको करना है। तो उसने सीमित अवधि में टर्की का एक शुद्ध शब्दकोश तैयार किया और चौक और ब्लैक बोर्ड लेकर वो खुद निकला बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से। तो उसने हर शहर के, दिल्ली में कनॉट प्लेस पर, भोपाल में न्यू मार्केट में, इंदौर के राजवाड़े में, ग्वालियर के महाराज बाड़े के सामने बच्चों की क्लास ली और उसने एक एक शब्द के अर्थ बताया कि ये शब्द है, इसको टर्की में इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से बोलते हैं, इसका उच्चारण ये सारा। अगले 20 वर्षों में जो बच्चे वहां पढ़े हुए कॉलेज में जाने लायक, उनकी स्मृतियों में केवल टर्की बची थी। तो ये एक ऐसी जगह से जो भारतीय संदर्भ अलग है, भारत की सोच अलग है ना। तो ऐसा नहीं है अभी शुद्धता बात की, हमें लगता है कि ये तो कैसी बात करें, आप अंग्रेजी हटा देंगे, लेकिन फारसी का क्या करेंगे, फिर अरबी का क्या करेंगे, तुर्की का क्या करेंगे, पुर्तगाली का क्या करेंगे, आप अन्य फ्रेंच आइए, यहाँ कई शब्द उनके भी है, 100-125 आपने लिखा है पुर्तगाली के हैं, कितने हजार शब्द फारसी के हमारे अंदर समाये हुए हैं, वो हमारा हिस्सा है।
हमारी विरासत का हिस्सा है, मैं भी ये मानता हूं। लेकिन शुद्धतावाद की जो बात है उसमें एक दूरदृष्टि लीडर ने अपने देश के रूपांतरण के लिए एक ऐसा भी काम करके हमारी दुनिया में ही दिखाया है, और वो अभी 100 साल पहले कौन हो सकता है? तो हर बार नए शब्द जोड़ती है, उसे सारी दुनिया की सर थोड़ा जो हम लोगों को कौतूहल होता है कि आपकी जो रचना प्रक्रिया है वो कैसे आप इसको एक वर्ड को देखते हैं। बहुत सारे तो समझ में आ जाते हैं, जैसे आपकी किताब में एक आपने स्थापना दी कि हत्या से आप गन तक गए हैं। ये हत्या, अंता, अनु और ये गन, ये एक शब्द। तो जैसे हम डिक्शनरी देखेंगे तो हमने हत्या का अर्थ देख लिया कि हत्या का ये अर्थ लिखा हुआ डिक्शनरी। फिर आपको क्या लीड, कैसे आप अगली तक चीज क्या आपको लीड करती है, आप दूसरी चीज पे जाते हैं, फिर उससे तीसरी चीज पे जाते हैं, फिर आप ये भी निकालो कि स्पेनिश इसका ये है या अरेबिक उसका ये है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, थोड़ा हमको बताएंगे तो हम लोगों को भी थोड़ा उसमें समझ में आए कि कैसे आप हम लोग तो एकदम चमत्कृत हो जाते हैं, पढ़ते हैं कि हम तो सोच भी नहीं रहते कि ऐसा होगा कि पैरों में पहनने वाला जो सैंडल है वो यहाँ का जो संदल है वो फ्रांस गया तो वहां पर वो सैंडल हो गया, और वो एक ही शब्द है संदल और सैंडल। तो ये लीड कैसे लीड करते हैं सर आप, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको? मैं भी जब पूछता हूँ तो वो अंधेरी होती है। फिर आप इस आशा में जा रहे हैं कि किसी को मिलेगा, 2 जगह से दिख रहे हैं, फिर किसी एक को आप सुन रहे हैं, फिर किसी तीसरे में जा रहे हैं। अभी इंटरनेट आ जाने से फायदा ये हो गया है कि आपको अनुवाद करने की सुविधा है। मतलब कोई किसी चीज का दस्तावेज अगर आपको अंग्रेजी में नहीं मिल रहा है, स्पेनिश में है, यूरोपियन भाषाओं के अंग्रेजी अनुवाद में वो समस्या नहीं आती है। जो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी में करके तो जो गड़बड़ घोटाले होते हैं सारे, तो इसी चीजें हैं। भारत में अगर हम डिक्शनरियों को अपडेट नहीं करते हैं तो ये हमारी कारीगी है, ये हमारी अलग किस्म की एक कोई प्राथमिकताओं की बात है। सन 1927 में हिंदी शब्द सागर का काम जो शुरू हुआ था, उसमें मैं पाता हूँ कि कई सारी व्युत्पत्तियां गलत लिखी गई हैं, उस वक्त तक वो सच मानी जाती थी। विद्वानों का यही कहना है कि जब तक आपकी व्युत्पत्ति नहीं आ जाती तब तक जो व्युत्पत्ति चल रही है वही सही मानी जाएगी, उसके आगे से ये मानी जाएगी। तो वहां पर गलत आज हमको इसलिए नहीं क्योंकि उसको अपडेट नहीं किया गया। अब अपडेट करने का काम बजट चाहिए, सारी चीजें सरकार को कर नहीं रही है वो चीज। लेकिन मुमकिन है कि जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, ये एक अच्छा शासक जो है वो सारी चीजों का महत्व जानता है, समझता है। आपके यहाँ रक्षा का बजट ज्यादा है, शिक्षा का बजट बिल्कुल नहीं है, तो अब शिक्षा के बजट में आप टीचर्स की तनख्वाह निकालेंगे या शब्दों की उत्पत्ति बताएंगे। अजीत पटनायक को की इच्छा है कि उसको प्राइमरी स्कूल में जाने का मौका मिले, लगातार बिजी रहूंगा हर दिन और मैं जाकर के बच्चों को बताऊंगा। कोई एक प्रधान जो है किसी स्कूल का, वो ये हिम्मत करेगा क्या कि वो मेरा पीरियड रखे? आप किसी स्कूल में अगर चले जाए सरकारी मध्य प्रदेश के, आपको क्या असर करना? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उस रूप में जहाँ ये प्राथमिकता पर है ये चीज, वहाँ ये काम ज्यादा तेजी से हुए हैं। तो अगर वो तेजी से हुए हैं तो उनसे दस्तावेज भी बने हैं, जो दस्तावेज बने हैं तो वो उन्हीं की भाषा में है। कौन बात ये? अब सुमेरियन की डिक्शनरी बन चुकी है, भाषा जिंदा नहीं है, साहित्य भी उसका कुछ भी नहीं है। एकेडियन की डिक्शनरी बन चुकी है, भाषा 5000 6000 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी डिक्शनरी बन चुकी है। वो किसके काम आएगी? बनाने वाले ने तो नहीं सोचा ना, मेरे काम आएगी। मुझे उसके अंदर नजर आती है कि हाँ यार ये वाला शब्द इस ढंग से गया होगा, जिस तरह से हमारी हिंदी में हर शब्द ऊकारांत होता है। हिंदी की डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, उसके अंत में ऊ मात्रा ही आएगी। उस एकेडियन में देख लीजिए, अक्सर भाषा जो कि अपराध के मैदानों में बोली जाती थी इसी जमाने में, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके वो होते हैं मिट्टी की जो ईंटें बनती थी उसके ऊपर सुरक्षित है। गिलगामेश की कहानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके आधार पर डिक्शनरी बन गई। तो मुझे वहां से सूत्र मिलते हैं, जानकारियां जो है निकल करके आती हैं। ये हो लिखने की बात है, और
जहां चाहा है वहां रहा। प्रोसेस उसकी बहुत ही अराजक है, वो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब करना नहीं चाहेंगे। या मैं खुद भी अगर आज आपको कह रहा हूँ कि यार इसको इस ढंग से तो कंप्लीट कर देना, कल की तारीख में किसी दूसरी प्रोसेस सामने आ। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे जो रोकनी पड़ती होगी उसकी मैं फाइल बना के रखता था, जो डेटाबेस मेरा बना हुआ है उस पर 2 साल बाद काम करेंगे। लास्ट आप तीनों पत्रकार रहे हैं और अभी एक नया पत्रकार आया है वेब जर्नलिज्म, उसमें आपको क्या है, उसमें तो रोका जाता है कि आपको हिंदी के शब्दों को में लिखना है, आपको इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखना है, तो आपको कहाँ आपका काम और कहाँ तक वो हिंदी जाएगी? आपका एडिटर आके, आपका सीनियर आके कह देता है कि आपने क्या लिख दिया है, ये हिंदी का इतना कठिन वर्ड लिख दिया है, कौन पढ़ेगा ये? यही चिंता है। हम लोगों ने पिछले 1 घंटे से इसी पर आपको व्यक्तिगत स्तर पर आपकी अपनी भाषा की चिंता करनी है, और वहां जहां से आप आ रहे हैं एडिटर की ही सुनिए, वही दूसरी हिंदी लिखिए, वही इंग्लिश लिखिए, नौकरी बचाइए। और उसके साथ भाषा को अगर बचाना है तो आप यहाँ से जाते हुए, या अभी 2 दिन और ये मेला लगा हुआ है, 4 अच्छी किताबें पढ़िए, साल भर में 6 महीने में उनको खत्म कीजिए। अगर दोबारा से नहीं मंगाने की इच्छा होती है आपकी, तो समझ लीजिएगा कि आपकी नौकरी तो खत्म नहीं हुई है, भाषा आपकी बची जाएगी। बहुत अच्छा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिन के तीनों सर बहुत अच्छे, बहुत जानकारी बढ़ाने वाले रहे, तो बिल्कुल धन्यवाद देने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ कल के कार्यक्रम की छोटी सी जानकारी दूंगा। एक कल का जो हमारा पहले से बना हुआ कार्यक्रम था, उसमें एक सत्र नया जुड़ा है। कल प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल आ रहे हैं 4 बजे, वो हमारे साथ रहेंगे और बातचीत करेंगे। तो प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल हम सब जानते हैं, तो अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहे तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए अच्छा होगा। ये जानकारी जितने लोगों को दे सके, जितने मतलब कल दूसरा सत्र ये पुरुषोत्तम अग्रवाल 4 बजे से 5 बजे होंगे हमारे साथ। फिर हमारा शहर, हमारा गौरव श्रृंखला में प्रभाष जोशी का कृतित्व स्मरण हम लोग करेंगे। इसके बाद गोविंद मिश्र जी के साथ बातचीत होगी और शाम को काव्य संध्या है, इसमें काव्य पाठ होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि कल जरूर आइए, शायद कल इतनी देर ना करें, आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन सत्र सब बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने इतने प्यारे सुना, इतना समय दिया।